हमारे दुनिया में ना हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है। कुछ बदलाव बहुत धीरे धीरे होते हैं, कुछ एकदम तेज, कुछ हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं तो कुछ हमारे अंदर। लेकिन इन सभी बदलावों के पीछे एक गुप्त भाषा, एक कोड काम करता है। आइए आज उसी कोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि ये बदलाव आखिर होते कैसे हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो ये छोटे बड़े परिवर्तन दिखते हैं, इनके पीछे की वजह क्या है। जैसे मान लीजिए एक चमकचमाता हुआ लोहे का गेट, धीरे धीरे वक्त के साथ उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ने लगती है। ये एक धीमा लेकिन बहुत ही आम बदलाव है जिसे हम सबने देखा है। या फिर उस बदलाव के बारे में सोचिए जो हमें दिखाई ही नहीं देता। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो खाना हम खाते हैं वो पचकर ऊर्जा में बदल जाता है। ये एक अदृश्य प्रक्रिया है, लेकिन हमारे जीने के लिए बेहद जरूरी है। और घर में दूध का दही बन जाना, ये भी तो एक बदलाव ही है। तो देखिए, जंग लगना, खाने का पचना, दही का बनना, ये सब असल में एक ही चीज हैं। इन्हें कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ठीक है, अब जब नाम पता चली गया है तो थोड़ा गहराई में चलते हैं। आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां कुछ चीजें मिलती हैं और कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं। और जो नई चीज बनती है ना, उसके गुण, उसकी पहचान पहले वाली चीजों से एकदम अलग होती है। यहां सबसे जरूरी शब्द है नया। कुछ नया बनना ही इसकी पहचान है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स वो हैं जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। समझिए सब्जियां हैं। और उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स वो हैं जो रिएक्शन के बाद बनते हैं, मतलब हमारी तैयार डिश। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है और उनसे मिलकर बनने वाला पानी उत्पाद है। पर भाई, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई रिएक्शन हुआ भी है या नहीं। अच्छा, इसके कुछ पक्के संकेत होते हैं। जैसे चीज की अवस्था बदल सकती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाना। रंग बदल सकता है, तापमान में बदलाव आ सकता है, चीज ठंडी या गर्म हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई गैस निकलने लगे। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक इन्हें लिखते कैसे हैं। इसके लिए ना वो एक खास तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं ना, ये सिर्फ कुछ अक्षर और नंबर नहीं है। ये तो केमिस्ट्री की अपनी भाषा है, अपना एक कोड है। ये किसी भी बड़ी से बड़ी रिएक्शन को एकदम छोटे और सटीक तरीके से बताने का जरिया है। और इस भाषा के भी अपने ग्रामर के नियम हैं। देखिए, जिन चीजों से रिएक्शन शुरू होता है यानी अभिकारक, उन्हें लिखते हैं बाईं तरफ। उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। फिर एक तीर बनाते हैं जो बताता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। और तीर के दूसरी तरफ दाईं ओर लिखते हैं उत्पाद। और हाँ, साथ में ये भी बताते हैं कि कौन सी चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हम पहली बार समीकरण लिखते हैं ना, तो वो अक्सर अधूरा होता है। इसे कहते हैं कंकाली समीकरण। मतलब ये सिर्फ ढांचा है। ये तो बताता है कि क्या क्या मिला और क्या बना, पर ये केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े नियम को तोड़ रहा होता है। और यही एंट्री होती है इस भाषा के सबसे जरूरी नियम की, समीकरण को संतुलित करना यानी बैलेंस करना। पर सवाल तो ये है कि आखिर इसे बैलेंस करने की जरूरत ही क्या है। जैसा है वैसा ही क्यों नहीं छोड़ सकते। इसका जवाब छिपा है प्रकृति के एक बहुत ही बुनियादी नियम में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि आप किसी भी रिएक्शन में पदार्थ को ना तो बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। मतलब जितना वजन और जितने एटम रिएक्शन से पहले थे, उतने ही रिएक्शन के बाद भी होने चाहिए। बस उनका रूप बदल जाता है। जरा यहां देखिए, जब लोहा और पानी की भाप रिएक्ट करते हैं तो समीकरण में बाईं तरफ लोहे का सिर्फ एक एटम है, पर दाईं तरफ प्रोडक्ट में 3 हो गए और ऑक्सीजन का एक था जो बाद में 4 हो गया। ये कैसे हो सकता है। एटम कहीं से जादू से तो पैदा नहीं हो सकते ना। तो ये समीकरण गलत है। बस इसीलिए समीकरण को बैलेंस किया जाता है। हम इन मॉलिक्यूल्स के आगे कुछ नंबर लगाते हैं ताकि हर एलिमेंट के एटम दोनों तरफ बराबर हो जाएं। अब देखिए, 3Fe लगाने से बाईं तरफ भी लोहे के 3 एटम हो गए और दाईं तरफ भी 3 हैं। 4H2O लगाने से हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 4 एटम बाईं तरफ हो गए और दाईं तरफ भी 4H2O से 8 हाइड्रोजन और Fe3O4 से 4 ऑक्सीजन। अब जाकर हिसाब बराबर हुआ।
तो चलिए, अब जब हम समीकरण लिखना और बैलेंस करना सीख गए हैं, तो इन रिएक्शंस की दुनिया में थोड़ा और घूमते हैं और इनके कुछ मेन टाइप्स को जानते हैं। सबसे पहले और सबसे बेसिक हैं संयोजन और वियोजन। संयोजन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो या ज्यादा चीजें जुड़कर एक हो जाती हैं। और वियोजन इसका एकदम उल्टा है, जहां एक अकेली चीज टूटकर दो या ज्यादा चीजों में बिखर जाती है। फिर आती हैं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन में क्या होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव मतलब ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और कमजोर वाले को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। और द्विविस्थापन में तो पार्टनर स्वैपिंग जैसा होता है, दो कंपाउंड्स आपस में अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। तो अब हम केमिस्ट्री का ये कोड और इसकी भाषा समझ चुके हैं। चलिए अब वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में कहाँ काम आता है। आपको याद है हमने शुरू में लोहे पर जंग लगने की बात की थी? वो असल में एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसे संक्षारण कहते हैं। और पता है, जब चिप्स का पैकेट खुला रह जाता है और उसका स्वाद अजीब सा हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं, और वो भी हवा के साथ होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो अगली बार जब आसपास कोई चीज रंग बदलती दिखे, कोई मोमबत्ती जलती दिखे या खाने का स्वाद बदला हुआ लगे, तो बस ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये प्रकृति का वो गुप्त कोड है जो अपना काम कर रहा है। और अब उस कोड को पढ़ना थोड़ा थोड़ा आने लगा है।